फांसी या उम्र कैद, आज है फैसले का दिन। नुपुर और राजेश तलवार को डासना जेल से गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में लाया जा चुका है। कुछ ही देर में तलवार दंपत्ति की सजा पर बहस शुरू होने वाली है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या तलवार दंपत्ति को फांसी होगी या फिर उम्र कैद। पल पल की जानकारी सबसे पहले आपके पास हम इंडिया न्यूज में पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नुपुर तलवार की जो तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत ठीक हो गई। मेडिकल टीम ने हरी झंडी दे दी, जिसके बाद ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आप किस तरह से उन्हें दासना जेल से गाजियाबाद कोर्ट ले जाया गया। 2 बजे सुनवाई की शुरुआत होनी थी, अभी ठीक 2:03 है, यानी कि सुनवाई बस शुरू हो ही रही होगी। जज श्यामलाल की अदालत में जो सुनाएंगे फैसला कि फांसी होगी या उम्र कैद इन दोनों को, जिन्हें आरुषि और हेमराज के कत्ल में दोषी करार दिया जा चुका है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बहस शुरू हो चुकी है। जो संशय था, जो संदेह बना हुआ था कि बहस शुरू हो पाएगी नहीं हो पाएगी गाजियाबाद कोर्ट में, वैसे ही वकीलों की हड़ताल हो गई थी। उसके बाद नुपुर तलवार की भी तबीयत लगातार खराब थी। अब ये खबर आ रही है कि बहस शुरू हो चुकी है, यानी कि सीबीआई क्या रुख रखेगी, इस पर सबकी नजर होगी। सीबीआई के पाले में गेंद है। सीबीआई क्या फांसी की मांग करेगी राजेश और नुपुर तलवार के लिए, ये देखना होगा। जिसके बाद बाकायदा राजेश और नुपुर तलवार की तरफ से उनका कानूनी पक्ष डिफेंस काउंसिल रखेंगे। दरअसल पूरा का पूरा जब 302 के तहत कन्विक्ट कर दिया जाता है, जिस तरह से इन दोनों को कन्विक्ट किया गया है, दोषी करार दिया गया है, उसके बाद सेंटेंस यानी सजा कितना होना चाहिए। 2 ही तरह के सजा के प्रावधान है, उम्र कैद या फांसी। इसको लेकर आर्ग्यूमेंट होती है। एग्रवेटिंग सर्कमस्टांसेस जो कि प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष देता है, और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस यानी कि वो सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियां जिनके चलते सजा कम से कम हो, ये डिफेंस यानी बचाव पक्ष सामने रखता है। हम सीधे चलते हैं रवि के पास। रवि, सुनवाई शुरू हो चुकी है, बहस शुरू हो चुकी है। सीबीआई क्या अपना मन बता चुकी होगी अभी तक जज श्यामलाल को कि फांसी की मांग कर रही है या उम्र कैद की? जाहिर तौर पर सबसे पहले अभियोजन पक्ष को यह मौका दिया जाता है कि सजा कितनी हो, इस पर वो अपना पक्ष अदालत के सामने रखे, वो दलीलें सामने रखे जिनके तहत वो सजा की मांग कर रही है, ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग कर रही है या कम से कम सजा की मांग कर रही है। आमतौर पर देखा यह जाता है आंचल कि ज्यादा से ज्यादा सजा मांगने की एक परंपरा रही है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा यहाँ पर जुदा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सीबीआई का जो भी कहानी है, जो कि अदालत में साबित हो चुकी है, उसके मुताबिक ये जो पूरा गुनाह था, ये अचानक परिस्थितियों एक तरह से बदली के गुस्से में आकर अंजाम दिया गया। लिहाजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में ये मामला इस लिहाज से नहीं आता है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें सीबीआई क्या पक्ष अदालत के सामने रखती है, और इसके बाद फिर बचाव पक्ष को अपना मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, जिसमें जाहिर तौर पर वो इस बात को रखेगी अपनी कि ये मामला क्योंकि सडन प्रोवोकेशन का है और उसके तहत ये गुनाह को अंजाम दिया गया, जैसा कि कहानी अब अदालत में साबित हो चुकी है, तो किसी भी तरह से रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में ये नहीं आता है। अदालत इस पर क्या रुख रखती है अपना, इसके साथ ही साथ कई फैसले का भी हवाला दिया जाएगा इसमें, जिनकी बिना पर अदालत को तय करना होगा कि किस तरह से इस मामले को देखे। लेकिन ये तय है कि अब इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना है, ये बहस बहुत लंबी नहीं चलती है आंचल, आप जानती हैं। कुछ मिनटों की बात है ये, और उसके बाद जज अपना फैसला सुनाएंगे। बिल्कुल, जज अपना फैसला सुनाएंगे। पहले जिरा होगी जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रवि, आप नजर बनाए रखिए और सबसे पहले हमारे तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करिए कि सीबीआई ने क्या कुछ कहा अदालत में। वैसे हमारे साथ वरिष्ठ लोगों का एक्सपर्ट का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राहुल मिश्रा जो कि आरुषि के पिता के दोस्त हैं, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ जो कि जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। आर.के. कपूर साहब है, जाने माने वकील हैं देश के। हमारे साथ रवि लगातार हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, पहला सवाल आपसे, सीबीआई फांसी मांगेगी? मुझे लगता है कि सीबीआई फांसी मांगेगी। सीबीआई को बिना मांगे सब कुछ मिल गया है। एक ऐसा केस जिस पर उसने क्लोजर रिपोर्ट डाली थी, उस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया गया है, कन्विक्शन हो गया है। ऐसे में सीबीआई मैक्सिमम माइलेज लेने का फायदा करेगी, और मुझे लगता है कि वो कहेगी कि 2 खून हुए हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है, क्राइम का नेचर ऐसा है, सोसाइटी को एक मैसेज जाना चाहिए। एक पिता ने अपनी बेटी का खून किया है, माँ उसमें पार्टनर रही है, ये तमाम आर्गुमेंट सीबीआई दे सकती है। और मुझे लगता है कि सीबीआई मैक्सिमम पनिशमेंट तक जाएगी, क्योंकि सीबीआई के जो काउंसिल है, सीबीआई के जो लॉयर्स हैं और सीबीआई के जो अधिकारी हैं, वो कम से कम इसी दिशा में सोच रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। दीपक का कहना है कि फांसी मांगेगी, ऐसा उन्हें लगता है। रवि का कहना है फांसी मांगने की परंपरा रही है। आर.के. कपूर साहब, फांसी मांगनी चाहिए सीबीआई को इस केस में?
देखिए, अगर आप सेक्शन 302 जो प्रोविजन है उसको पढ़ें तो उसमें यही लिखा हुआ है, हूएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पुनिश्ड विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो पहले डेथ पेनल्टी का कहा गया, उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि सीबीआई ने जो इस हिसाब से सबूत फाइल किए, तो वो अपना अपने तथ्य को ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए और ये कहने के लिए हमने जो बिल्कुल तहकीकात करी और उसके बाद जो एविडेंस दिया बिल्कुल स्ट्रांग दिया है, उसमें सजा भी वो वैसे कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि डबल मर्डर केस है। तो लाइकलीहुड है कि वो डेथ पेनल्टी मांगेंगे। मांगनी चाहिए, आपसे सवाल ये था। नहीं, मांगनी तो नहीं, देखिए मांगनी नहीं मांग सकते नहीं। मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे केस में जिस हिसाब से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वे मांगनी वाजिब नहीं रहेगी, लेकिन मुझे लगता है फिर भी वो माफी डेथ पेनल्टी मांगेंगे। राहुल जी, आपसे सवाल ये कि अगर सीबीआई फांसी मांगती है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो धाराओं के तहत है, दोषी करार दिया जा चुका है राजेश और नुपुर तलवार को, आपकी क्या दलीलें कोर्ट में रहने वाली? देखिए, मैं आपको आंचल पहले तो ये बता दूं कि हमारे साथ जो है ये न्याय बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि ये सीबीआई की जीत तो हो सकती है, लेकिन सच की ये बिल्कुल भी जीत नहीं है। जहां तक आती है बात फांसी या उम्र कैद की, तो जो ट्रायल कोर्ट का जो अभी तक का जो रहा है पूरा, और सीबीआई ने जो है जिस तरीके के तथ्य रखे हैं वहां पर और बाकी चीजें छुपा ली है, तो उससे चाहे ट्रायल कोर्ट फांसी दे दे उनको या उम्र कैद दे दे, ये मामला नहीं है। यहाँ पर मामला एक सिंपल सा था, जिसको कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था कि एक 13 साल की बच्ची के साथ जो उसके चरित्र के साथ सीबीआई ने खिलवाड़ किया। क्या राहुल जी, ये सारे तर्क तो पहले भी दिए जा चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि जज साहब के पाले में गेंद है, हमें कहीं ना कहीं तो विश्वास रखना होगा। आपका न्याय व्यवस्था में विश्वास है? बिल्कुल है मेरा न्याय व्यवस्था में विश्वास, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बात, अब चाहे ट्रायल कोर्ट उनको फांसी दे दे या उम्र कैद दे दे, तलवार का जो जीवन बर्बाद करना था सीबीआई को वो कर चुके, लेकिन अब हमारी लड़ाई जो है वो केवल एक है, हमारी पूरी जस्टिस फॉर आरूसी के लिए, कि हमें जो है आरूसी के चरित्र के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो जो है वो बहुत शर्मनाक है सीबीआई के लिए। यानी अभी तक जो पोस्टर्स आप लोग बनाते थे कि जस्टिस फॉर आरूसी, अब उसमें जस्टिस फॉर आरूसी, जस्टिस फॉर नुपुर, जस्टिस फॉर राजेश नहीं, वो जस्टिस फॉर नुपुर या जस्टिस फॉर राजेश की बात नहीं है, ये हमारा जो पूरा कैंपेन चला है। सीबीआई का केस ये है कि जस्टिस फॉर आरूसी अपने आप में क्रॉस। नहीं, देखिए आंचल, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो अभी हमारे रवि भाई वहां कोर्ट से बोल रहे थे कि ये जो है क्या कहते हैं, इन्होंने एक बात गलत कही कि ये जो है सडन प्रोवोकेशन का केस है, जो बिल्कुल भी सडन प्रोवोकेशन का केस नहीं। इवन कोर्ट में सीबीआई ने आकर आखिरी दिन बोल दिया कि हमारा केस सडन प्रोवोकेशन का नहीं है। ये मीडिया के सामने भी सीबीआई के वकील ने बोला, पहली चीज। दूसरी चीज आंचल मैं बताऊं कि आप भी इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हो, किसी भी मर्डर केस के लिए 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहला होता है उसका मोटिव, दूसरा होता है मर्डर वीपन, तीसरा होता है एविडेंस। अब ये जब हम लोग ये देखेंगे कि क्या फैसले में लिखा है जज साहब में, तब उस पर मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए ये हमारे पास बिल्कुल भी इसकी साक्ष्य नहीं है कि इस पर इनको 302 लगा दिया जाए। नहीं, 302 लगा दिया जाए, ये तो अदालत का काम है ना। इससे पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभी चार्जेस के ऊपर मामला अपील हाई कोर्ट में गई। अभी जो है ये ट्रायल है, ट्रायल के अंदर जज साहब ने दोषी करार दे दिया है। नहीं, ट्रायल का काम है इंक्वायरी करना। एक इंक्वायरी हुई, जज साहब को लगा कि भाई हाँ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिस पर जो है इनको दोषी बनाया गया है, लेकिन वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है। 204 पन्नों का फैसला है, मुझे लगता है हम सब पढ़ेंगे तो बहुत सारी क्लैरिटी भी इस बाबत आ जाएगी। वैसे जो रवि कह रहे थे वो रिकॉर्ड पे बिल्कुल सही है। राहुल जी, आपको भी बताना चाहूंगी, ब्रेक के दौरान अगर चाहिए हो तो आप लोग देख लें, रिकॉर्ड पे बिल्कुल आप देख लें। स्टेटमेंट है जो कोर्ट के अंदर बयान दर्ज करवाया, उसमें भी ये बात कही गई है। ये बिल्कुल गलत है। रवि, आप कुछ कहना चाहेंगे? रवि, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि मामला अदालत में है और इस पर हमारी आपकी टिप्पणी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अदालत में क्या कुछ साबित हो रहा है, अदालत में किस तरह से पक्ष रखा जा रहा है, और अदालत में जो कहानी निकलकर सामने आई है जिससे कि सच माना गया, तभी दोषी माना गया है, वो कहानी कहती है कि अचानक ये उस कमरे में पहुंचे और आपत्तिजनक हालत में देखा, अचानक गुस्से से भर गए और रवि जी आप फाइनल आर्ग्यूमेंट का, रवि जी आप फाइनल आर्ग्यूमेंट के समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मिस्टर सैनी साहब जो सीबीआई के काउंसिल है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कोर्ट में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हमारा केस सडन प्रोवोकेशन का बिल्कुल भी नहीं है।
तो फिर ये तो सीबीआई को बताना। जब सीबीआई से पत्रकारों ने, आप ही लोगों ने पूछा कि फिर ये मोटिव क्या था, ये केस तो उन्होंने राहुल जी उस समय सीबीआई अगर ऐसा है तो आप अदालत में बता दिया है। अब अदालत में उन्होंने क्या बताया है और उसका क्या बात कर रहे हैं, वो कोर्ट के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। मैं कोर्ट रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। रवि, अगर राहुल जी अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर मोटिव ही अलग हो जाता है, मोटिव क्लियर ही नहीं होता है फिर तो। और इस बात को आपको कंटेस्ट करना चाहिए था। जब जजमेंट हमारे पास आएगा, राहुल जी आप एक बार अपनी स्ट्रैटेजी जहन में छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का केस नहीं बनता है तब तो आप ही के दोस्तों के लिए, तलवार दंपत्ति के लिए और ज्यादा मुसीबत। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि सीबीआई की टीम भी जो 1 महीने में पूरा उन्होंने जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दिया 1 महीने में, जिसमें केवल उन्होंने 2 जांचें की। हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो वो थी कि उन्होंने आके एक जो है 5 मर्डर वीपन लाके कोर्ट में रख दिए। एक बात हम लोगों की समझनी बहुत जरूरी है। एक अदालत ने फैसला सुनाया है, कई चीजों की बाल की खाल सभी लोग निकाल रहे हैं, हम सब लोग डिटेक्टिव बने हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कहीं पर रुक के मानना तो होगा कि अदालत का फैसला है। बिल्कुल हमको मानना होगा, अदालत का फैसला है। हमको ये भी स्वीकारना होगा कि तलवार दंपत्ति अब दोषी करार दे दिए गए हैं। उनके ऊपर अपनी बेटी और साथ ही साथ अपनी डोमेस्टिक हेल्प की हत्या का इल्जाम लगा है। राहुल जो तर्क दे रहे हैं वो जाकर हायर कोर्ट्स में दे सकते हैं, लेकिन अपील कोर्ट में दे सकते हैं, जो भी अपील कोर्ट बनता है वहां जा सकते हैं वो। लेकिन इस बात को राहुल को भी स्वीकारना पड़ेगा, तलवार दंपत्ति को भी स्वीकारना पड़ेगा कि पहले कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है और उनको थोड़ी ही देर में सजा सुनाई जाने वाली है। ये एक हकीकत है, इससे ना राहुल इनकार कर सकते हैं, ना मैं इनकार कर सकता हूँ, ना आप इनकार। आज की डेट में जजमेंट ऑफ कन्विक्शन आ चुकी है, जजमेंट ऑफ कन्विक्शन यानी कि वो कातिल करार, दोषी करार दिए जा चुके हैं। और अगर जजमेंट में मान लो कुछ लूप होल्स हैं, कुछ परवर्सिटी, मान लो सो कॉल्ड परवर्सिटी है, तो उसके लिए अपील कोर्ट है, इसीलिए अपील की प्रोविजन है, सीधा राइट टू अपील बनता है, उसमें सारे तथ्य रखे जा सकते हैं। हो सकता है कल को हाईकोर्ट प्रभावित हो तो उसको तथ्यों को मान के, काफी केसेस में ऐसे होता है कि लोअर कोर्ट की कन्विक्शन हाईकोर्ट में अपसेट हो जाती है, कई बार कंकरेंट फाइंडिंग, कंकरेंट कन्विक्शन भी सुप्रीम कोर्ट से अपसेट हो जाती है, सेंटेंस हो जाता है बहुत। हाँ, कई बार होता है। हमने पीछे दोनों कंकरेंट कन्विक्शन के बाद भी कोर्ट ने एक्विटल किया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये डिपेंड करता है कि अब ये मामला सिर्फ अपील कोर्ट के तथ्यों को पेश करने का है। आज की डेट में सिर्फ यह है कि अभी जो सजा सुनाई जाएगी वो डेथ पेनल्टी होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाती है, केस अपना रीजन दे पाती है, तो कोर्ट डेथ पेनल्टी दे सकता है। लेकिन ऐसा मेरी पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से केस नहीं बनता कि डेथ पेनल्टी कोर्ट अवार्ड करेगा या प्रोसिक्यूशन। 4 पन्नों के फैसले में ये लिख दिया हो कि पेरेंट्स जो कि गार्डियंस है, प्रोटेक्टर्स है बच्चों के, दे हैव बीन फ्रीक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिस जज ने ये बात लिखी हो और सीबीआई को अपना रखना हो, आपको क्या लगता है दोनों तरफ से दलीलें क्या दी जाएंगी और जज कैसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि जज ने आखिर जब कन्विक्शन करी है तो उन तथ्यों के बेसिस पे अपना रीजनेबल जो उन्होंने ओपिनियन बनाया है वो उसके बेसिस पे बनाया है और वो कन्विक्शन करी है। लेकिन फिर भी कुछ जो फ्रिंजिस पे ऐसे मैटर हैं जो क्वेश्चन मार्क रह चुका है, तो उससे लगता है कि उन डाउट्स को जो अभी अनआंसर्ड रहे हैं, हालांकि मैं ये मानता हूं कि वो डाउट सिर्फ फ्रिंजिस पे हैं, कोर में नहीं है। कोर में तो जो कन्विक्शन है वो तो जज ने कर दी है, लेकिन वो फ्रिंजिस का थोड़ा सा डाउट होने के कारण मुझे लगता है कि शायद कोर्ट डेथ पेनल्टी ना दे। हालांकि एक बेटी की हत्या करना और एक सर्वेंट की हत्या करना डबल मर्डर है, देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि इनकी ना तो ऐसी कोई कन्विक्शन, ऐसी हिस्ट्री कोई रही है क्राइम की, और ये हो सकता है, देखिए वैसे तो ये एक्सेप्शन माना जाता है वो जो नॉर्मली डिफेंस पेश करता है कि ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, वो एक्सेप्शन में होके चलो ठीक आदमी 302 से बाहर तो निकल सकता है, लेकिन ऐसा आया नहीं है। स्टेज है कि एक्सेप्शन ली जाती है, वो कहा जा सकता था, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। तो अब 302 में कन्विक्शन होगी, अब तो सिर्फ डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही रहेगी। उसमें से कौन सी ऑप्शन है वो जज एक्सरसाइज करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि डेथ पेनल्टी का केस बनता है, क्योंकि रेयरेस्ट और रेयर में ऐसा केस आ नहीं रहा। मेरा बड़ा सीधा इसमें मानना है कि जज मतलब जिस तरह से पूरी सुनवाई चली है, जिस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, जिस तरह से बार बार हाई कोर्ट गए हर चीज को रोकने के लिए, एक पूरा का पूरा सिलसिला बना है, एक पूरा का पूरा ट्रेंड बना है, जिसको लेकर तलवार पे कई बार सवाल उठे।
मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है और मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जज इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम मानेंगे और ना केवल सीबीआई इसको आर्गुमेंट करेगी बल्कि सीबीआई ये प्रूव करने की कोशिश करेगी बियॉन्ड डाउट कि उनकी जो थ्योरी थी जज ने उनको बिल्कुल सही माना है। फिर मैं कहूंगा सीबीआई की एक थ्योरी थी, सीबीआई ने एक कहानी गढ़ी थी जिस तरह से हम एक जासूसी उपन्यास में देखते हैं और उसके कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि 5 कत्ल के हथियार। अब मुझे बताइए कि गोल्ड स्टिक से मारा गया, सर्जिकल ब्लेड से मारा गया। लेकिन दीपक कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए 5 हथियार की थ्योरी फ्लोट की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस ने ही इस केस का कत्ल किया है, लेकिन ये भी कानून ही कहता है कि अगर 4 लोग छत के नीचे हैं, 2 जिंदा हैं, 2 मर गए, कोई बाहर से आया नहीं, तो जो 2 लोग उस घर के अंदर मौजूद हैं उनके पास सवालों के जवाब होने चाहिए। ये कानून ये कहता है। जो कि बहुत सारे सवाल पूछे गए तलवार दंपति के पास नहीं। चौरसिया जी की एक बात एक्चुअली जो प्रभावित कर रही है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने केस फाइल किया है इसलिए वो तो ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी मांगेंगे, ये बात तो इनकी ठीक है, लेकिन वो कोर्ट देगा कि नहीं देगा वो बात अलग है। मैं क्लियर कर दूं कि जहां तक आप कह रहे हो कि उस घर में उस रात 4 लोग थे, तो ये अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि कोर्ट में ही सीबीआई की जांच बता रही है कि उस रात घर में 4 लोग नहीं बल्कि 7 लोग थे। ठीक है, नहीं ये कैसे जांच बता रही है? नहीं ये सीबीआई मैं बता रहा हूँ कि जो कह रहे हैं राहुल सही कह रहे हैं, सीबीआई की जांच ने कब कहा कि 7 लोग अंदर थे घर के? सीबीआई के ही फैक्चुअली करेक्ट रहना चाहिए। नहीं आंचल, ये डिफेंस की थ्योरी थी। डिफेंस ने अपनी फाइनल आर्गुमेंट जो कि 10 दिन चली है उसमें ये बात रखी थी कि ज्यादा लोग थे, 7 लोग थे कुल मिलाकर। 4 के बारे में हम जानते हैं, 3 नौकरों का भी जिक्र है। लेकिन अगर अदालत ने इस बात को तथ्य मांगा होता, अगर इसे तथ्य के तौर पर माना होता अदालत ने, तो फिर कल दोषी करार नहीं दिए जाते। ये फैक्ट है, अब इसे स्वीकार करना होगा। रवि जी, मैं आपको कोर्ट स्टेटमेंट निकाल के दे दूंगा जिसमें सीबीआई के ही ऑफिसर्स ने आके बोला कि कृष्णा ने कबूला है, इकबालिया बयान दिया है, विजय कुमार आईओ सीबीआई ने बोला है। वो तो देखिए अलग चीज है ना, ये सीबीआई भी कहा जाता है कि सीबीआई और नोएडा पुलिस कहीं से भी कुछ भी उगलवा सकती है। आप चाहते थे कुछ, आप चाहते थे, डिफेंस चाहता था कि कुछ और अधिकारी भी हैं उनको भी वापस बुलाया जाए अदालत में, उनके बयान लिए जाए, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई। सीबीआई ने 100 से ज्यादा गवाहों की सूची अदालत को सौंपी जिसमें केवल 39 गवाह वो लाए। बाकी हमारे कहने पे कि चलो यार बाकी छोड़ो, लेकिन 13 गवाह जो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको भी बुलाइए। तो सीबीआई ने उनको बुलाने, जब आप कहीं रिलाइड विटनेस है वो, जब आप कहीं रिलाइड विटनेस है वो, फिर भी आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? यानी ये रवि, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि छिपाने, नहीं एक मिनट, आप डिफेंस अपने विटनेस बुला सकता है, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस बुला सकता है, दोनों साइड को नहीं ठीक है, मैं नहीं बता सकता। आंचल मैं आपके नहीं, आप विवेक से एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज जो है छिपाने की कोशिश कौन कर रहा है? तलवार कर रहे हैं कि सीबीआई कर रही है? सारे फैक्ट हम कहते हैं कि साइंटिफिक टेस्ट ला, वो कहते नहीं देंगे। हम कहते हैं साउंड टेस्ट ला, वो कहते नहीं देंगे। हम कहते हैं कि आप अपने विटनेस ला, वो कहते नहीं देंगे। हम कहते हैं पेपर ला, वो कहते नहीं देंगे। तो ये बताइए आज छिपा को, आप इतने सच हैं, सीबीआई सच का जानना चाहती है कि जीतना चाहती है केवल? आज सीबीआई की भूमिका पर सवाल केवल एक है कि सीबीआई का काम सच को निकालना है कि केवल केस को जीतना है। अगर केस को जीतना है तो जीत गए, ठीक है, लेकिन सच अभी नहीं आया है। सच अभी नहीं आया। सच के लिए हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब तक सच नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। और उस रात क्या हुआ था, ये कब हम लोग सच मानने के लिए तैयार होंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। फांसी या उम्र कैद, ये वो सवाल है जो अभी तलवार दंपत्ति के सामने खड़ा हुआ है और किसी भी वक्त गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत अपना फैसला सुना सकती है। जिरा शुरू हो चुकी है, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, हम तमाम लोगों के पास जाएंगे, लेकिन उस पहले हम एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर कक्कड़ का और डॉक्टर निशा खन्ना का, जो दोनों के दोनों मनोचिकित्सक हैं, उनका ले लेते हैं। जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया जा रहा है, और डॉक्टर कक्कड़ इस तरफ से भी सवाल है, उस तरफ से भी सवाल है, कानूनी पेचीदगियों में ये केस फंसा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से जज ने लिखा, अपनी लाइन में लिखा कि ये जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो फ्रीक्स रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में, आपको लगता है कि ये वाकई फ्रीक्स रहे हैं या इस तरह का रिएक्शन हम में से कोई भी होता, अगर सीबीआई की मोटिव थ्योरी को माना जाए, तो उसका हो सकता था? मुझे नहीं पता मैं ये टीवी पे कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ।
पर मुझे ऐसा लगता है कि जज ने इसको बहुत इमोशनल होके लिखा है और उन्होंने बिल्कुल, जब इन्होंने माना है कि इन्होंने ही ये किया है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि एक पेरेंट अपने बच्चों का ऐसे कैसे कर सकता है। तो वहां पे इन्होंने इनको डेमन, डेविल, जो मर्जी आप कह लिए, मान लिया है और वो जिस एक्सटेंट तक जो मर्जी शब्दावली का कर सकते थे इस्तेमाल, उन्होंने इस केस में इस्तेमाल किया है। निशा खन्ना जी, मैं ऐसा मानती हूँ, जितना भी सीक्वेंस मैंने न्यूज़पेपर्स या चैनल्स पर सुना है, उसके सुनने के बाद एक चीज क्लियर होती है, उन्होंने अगर पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराया है डेफिनेटली, पर एज ए जज कोई कितना क्रूअल होता है वो देखना होता है। पर फैक्ट्स के आधार पर अगर कुछ लिख रहे हैं, वही वर्बल अगर आप लैंग्वेज का बोले तो वो तो जितना मर्जी आप बुरा बोल सकते हैं, बट अगर उनके फैसले की बात है, हाउ द पर्सन इज टिक्ड, पर मुझे ऐसा लगता है फैक्ट्स के आधार पर अगर कुछ जज बोलेंगे, जजमेंट देंगे, कुछ ना कुछ उन्होंने देखा होगा तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। अदरवाइज तो आई वुड से कि अगर मेकअप ऑफ माइंड है, वहां मुझे लगता है क्योंकि जब आप जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो इमोशंस का रोल नहीं होता है, वहां पर आपको फैक्ट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स पर काम करना होता है। हालांकि आज सवाल देखा नहीं उन्होंने, सुना है जज साहब ने, देखा तो कुछ नहीं ना, देखा तो किसी केस सुना है उन्होंने। हाँ, बेसिकली जब आप सुनने की बात करते हैं, देखिए जज की कुर्सी पर बैठकर, आज मैं भी एक काउंसलर हूँ और काउंसलर होने के नाते अगर मैं केस सुनती हूँ तो वुमेन होने के नाते सहानुभूति होना अलग बात है, बट ऐसा नहीं होता कि हम मेल के फेवर में नहीं बोलते हैं। उसी तरह अगर जज क्रुएल्टी की बात करता है तो ऐसा नहीं है कि क्रुएल्टी है। मुझे भी इस केस में लगता नहीं है कि उनको सजा उम्र कैद की हो सकती, मुझे नहीं लगता ये केस रेयर ऑफ रेयर है। अगर पेरेंट्स से ये गलती हुई भी है, मैं मानती हूँ क्रुएलिटी है, हमारे समाज के अकॉर्डिंग ये माना नहीं जा सकता कि एक पेरेंट्स बच्चे को मार सकते हैं। अगर आई वुड से साइंटिफिक फैक्ट्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग पेरेंट्स ने ही बच्चे को मारा है, तो भी मैं ये चाहूंगी, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स, अगर आप देखिए तो वो इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की, और कोई भी पेरेंट्स जिन्हें जिस भी तरह से मन्नतों से उसे मांगा होगा, वो अपने बच्चे को अगर मारते हैं तो क्रोध या आवेश या किसी भी फैक्ट पे आकर अगर उन्होंने मारा है, तो अगर वो मारते हैं तो वहां पर मुझे ये नहीं लगता ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अगर हम कसाब को दे सकते हैं तो हम उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बोल सकते हैं। अगर रेप केस आपको लगता है जज साहब एक बड़ा एक इंडिपेंडेंट सा व्यू देने के लिए, हालांकि दीपक भी इस पर जरूर अपना व्यू रखेंगे, लेकिन कपूर साहब एक इंडिपेंडेंट सा व्यू देने के लिए, अगर 204 पन्नों में जितना भी हिस्सा आपकी नजर से गुजरा हो, ऑब्जर्वेशन गुजरी हो, श्यामलाल जज जी जो हैं वो ओवरबोर्ड चले गए अपने फैसले में? नहीं, देखिए जिस हिसाब से फैसला उन्होंने, बेशक 2004 की जजमेंट है या ज्यादा पेजेस या कम पेजेस होते, जो उन्होंने कन्विक्शन होल्ड करी है वो ऐसे ही कन्विक्शन होल्ड नहीं करी, क्योंकि देखिए जज जो होता है अनबाइज्ड होता है, वो इसी तथ्यों के आधार पे और जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होता है उसी के बेसिस पे अपना फैसला देता है। तो मेरे हिसाब से जज का जो नेचुरली जो फैक्ट्स होते हैं वो जज के माइंड को अफेक्ट तो करती हैं, और जज ने जब अपना कंक्लूजन रीच करना होता है तो उन फैक्ट्स के बेसिस पे जो उसका रीजन्ड माइंड बनता है उसकी एक ओपिनियन बनती है। नहीं, जो मैं फैसले की प्योर रीडिंग की बात कर रही हूँ, बाइबल, कुरान को कोट किया गया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पेरेंट्स हैव बीन फ्रीक्स इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैं यहाँ पर इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक करूंगा। मुझे अरुण जेटली जी ने एक बार कहा था कि देयर आर सो मेनी जजेस हु आर टेल एंडर्स, तो वो क्या करते हैं कि कंक्लूजन पहले निकाल लेते हैं और बात की थ्योरी उसके बाद लिखते हैं। तो मुझे इस केस में ये लिखता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिमराज के वकील की बाइट आ रही है, नरेश यादव की, सुन लेते हैं क्या कहना है दूसरे नौकरों के वकील की, माफ कीजिएगा। सीबीआई की तरफ से मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की गई है। हाँ, डेथ, मैक्सिमम डेथ ही होती है। हाँ, और बचाव पक्ष की तरफ से इस मामले में कम से कम पनिशमेंट की मांग की गई है। हाँ, तो अब 1 घंटे बाद फैसला आ जाएगा। सीबीआई ने ग्राउंड्स दिए हैं कि ये एक मर्डर नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में अपराध आता है, और इसलिए इसमें केवल एक भी मर्डर नहीं हुआ है, 2 मर्डर हुए हैं। पहले उनको उससे मारा गया है गोल्ड स्टिक से, उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से गले काटे गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक मर्डर किया, 2 मर्डर किए हैं, और जघन्यतम से जघन्य अपराध की श्रेणी में अपराध आता है। जजमेंट 1 घंटे बाद आ जाए, 1 घंटे बाद। तुमने बाइट में तो आईडी दिया, 1 घंटे बाद। तो मेरे साथ रहो यार बहन के बवाल में। की तरफ से फांसी की मांग की गई है, बड़ी खबर।
इस वक्त आ रही है। लेकिन जहां तक एक बात जो कह रहे हैं सब लोग कि बड़े इमोशनल हो के जज साहब ने ऐसा फैसला सुनाया, मैं यहाँ पर एक चीज केवल बात रखना चाहूंगा कि जिस पेरेंट्स के से मतलब आरुषि जो हुई थी, पैदा हुई थी, राजेश और नूपुर के शादी के 4 साल बाद पैदा हुई, तो कितनी वो लविंग डॉटर होगी उसकी। दूसरी चीज ये, क्लास में वो आउटस्टैंडिंग गर्ल थी, आज सारे मीडिया ने भी बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज, जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं, जो भी साइको टेस्ट हुए हैं, सभी जगह ये बोला गया है कि दोनों तलवार दंपत्ति जो है वो कत्ल कर ही नहीं सकते अपनी बेटी का, उनको इतना प्यार था अपनी बेटी। फिर घूम फिर के उस पे आ जाते हैं हम। हमारे साथ रवि जुड़े हुए थे यहाँ पर। आशीष के पास अपडेट है, कोर्ट में क्या कुछ हुआ। आशीष, अगर हम आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट दीजिए, कोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। जी बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ आंचल। सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की गई है। कहा गया है इस मामले में दिया जाए क्योंकि पहले उनको मारा गया, इन दोनों को पहले उसको हॉकी से मारा गया, गोल्फ स्टिक से मारा गया और उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से गला काटा गया, यानी ये जघन्यतम अपराध की जो श्रेणी है उसमें आता है। वहीं अगर हम बात करें डिफेंस काउंसिल की, तो डिफेंस काउंसिल की तरफ से ये बयान दिया गया और कहा गया कि ये मामला कहीं से भी जघन्यतम अपराध में नहीं आता है। जो कुछ अगर हुआ है तो वो गुस्से में उस समय हुआ था, और जो बाद में अगर सर्जिकल ब्लेड से गला काटा गया, क्योंकि इसलिए सर्जिकल ब्लेड से गला काटा गया, ये कहीं से भी जघन्यतम अपराध में नहीं आता। कई जजमेंट के उन लोगों ने हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट का, और 1 घंटे बाद इस पूरे मामले में फैसला आएगा। हमारे साथ हेमराज के वकील जुड़ रहे हैं आंचल, उनसे बात करते हैं। सर, अभी कोर्ट में क्या दलील दी गई है सीबीआई की तरफ से? सीबीआई ने कोर्ट में मांग की है कि इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा पहले आरुषि और हेमराज को गोल्फ स्टिक से मारा गया, उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से काटा गया है, इसलिए इनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये अपराध रेयरेस्ट से रेयर की श्रेणी में आता है। बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है कि इनको कम से कम सजा मिले। 1 घंटे बाद फैसला। सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तहत माना जाए। राजेश तलवार, नूपुर लोग भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। चेहरे पे क्या भाव थे जब सीबीआई ने ये कहा कि इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में माना जाए? देखिए, जब अपराधी को उसके किए गए गुनाहों की सजा मिलती है तो निश्चित रूप से उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तो आरुषि के माता पिता के चेहरे पर भी पछतावे के भाव साफ नजर आ रहे थे। सर, कल कोर्ट ने कहा था कि धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। माता पिता का जजमेंट में कोर्ट था कि माता पिता का पहला काम होता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करें, ये लॉ ऑफ नेचर भी होता है। ऐसे में कल कोर्ट की तीखी ऑब्जर्वेशन थे इस पूरे मामले में कि जिस लड़की ने जीवन के 18 बसंत भी नहीं देखे हैं, माफ करिएगा, जिस लड़की ने जीवन के 14 बसंत देखे थे उसको मार दिया गया। ऐसे में क्या लगता है आपको 1 घंटे बाद, लगभग अभी 3:40 पे क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको? उम्मीद पूरी है कि इसमें कोर्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट देगी। जिस तरीके का घिनौना अपराध तलवार दंपत्ति के द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट के लायक वो लोग हैं, और मैं समझता हूं कोर्ट उसमें जो है मैक्सिमम पनिशमेंट देकर के न्याय करने का काम करेगा। सर, बचाव पक्ष की बात करें तो बचाव पक्ष ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी साइट किए होंगे, साथ में रहम की भी मांग की होगी। क्या पूरा आर्गुमेंट क्या था बचाव पक्ष का? बचाव पक्ष की तरफ से आज कोई आर्गुमेंट खास नहीं था। उनकी तरफ से सिर्फ इतना था कि इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि कम से कम इसमें जो है सजा मिले। और चूंकि स्थिति ऐसी थी, डायरेक्ट कोई एविडेंस थी नहीं, और फिर भी चूंकि कोर्ट ने इनको दोषी मान लिया, तो इसलिए इसमें कम से कम सजा मिले। कम से कम सजा मिले, जिसका मतलब साफ है कि उम्र कैद तो मिले ही कम से कम। बिल्कुल मिलेगी। जी बिल्कुल आंचल, आप सुन रही थी, हेमराज के एडवोकेट हैं। कोर्ट में क्या हुआ, जाहिर तौर पे जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में डेथ पेनल्टी की मांग की तो चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। उम्मीद नहीं लग रही थी कि इस पूरे मामले में सीबीआई कहीं से भी डेथ पेनल्टी की मांग करेगी। बहरहाल कोर्ट को तय करना है, 3:40 का इंतजार करना होगा, क्योंकि लगभग 2:35 पे प्रोसीडिंग खत्म हुई है, तो 3:40 का गाजियाबाद की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि क्या 302 में नुपुर और राजेश को क्या उम्र कैद की सजा दी जाए। ठीक है आशीष, आप अपना ऑडियो दुरुस्त कराइए और इस दौरान हम रवि के पास चलते हैं। रवि, किस किस्म की आपको खबरें निकल रही हैं कि अब फैसला तो सीलबंद हो गया है, जज साहब 1 घंटे में फैसला देंगे, लेकिन किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज रही नुपुर और राजेश की, क्या आपकी खबरें पहुंच रही? जी बिल्कुल, जब उनको अदालत में लाया गया था तो नुपुर तलवार आज एकदम
खोई खोई सी लग रही थी। राजेश तलवार जहां चिंतित दिख रहे थे, उनके चेहरे पर तनाव के भाव साफ तौर पर दिख रहे थे। नुपुर तलवार, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि खोई खोई लग रही थी। वो जैसे बड़ी डिटैच थी आसपास के माहौल से, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, वो एकदम खोई खोई लग रही थी। उनको जैसे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुछ हो रहा है, और तनाव जाहिर तौर पर दिख रहा था राजेश तलवार के चेहरे पर। अदालत में अभी इस वक्त भी वो मौजूद हैं, अभी क्योंकि कुछ देर पहले जब सुनवाई हो रही थी, आर्गुमेंट चल रहा था, अभी वो आर्गुमेंट 1 घंटे के लिए रुक गया। राजेश तलवार अभी अंदर ही हैं, नुपुर तलवार भी अंदर ही हैं। तो जो लोग अंदर से बाहर आए उन्होंने बताया कि दोनों के चेहरे पर तनाव उस समय जरूर दिखा था जब प्रोसिक्यूशन ने फांसी की मांग की थी, मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की थी, और वो बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहे थे अपने लॉयर की तरफ, जब वो ये कह रहे थे कि ये प्लानिंग के तहत किया गया गुनाह नहीं है, ये फीस्ट ऑफ फ्यूरी में हुआ है, फीस्ट ऑफ फ्यूरी में अचानक ये गुनाह को अंजाम दे दिया गया, जैसा कि थ्योरी अब अदालत में साबित हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई इनका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, और ज्यादा कुछ कहने को हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारी बातें पूरे तौर पर अदालत में जब साबित हो ही गई हैं, तो और वो ये भी कह चुके हैं कि आगे अब उस मामले को ऊपर की अदालत में लेकर जाएंगे। तो ज्यादा फैसला करते हुए रवि, बहुत संक्षेप में, कल हमने देखा था बहुत सारे परिवार वाले, सपोर्टर्स, फ्रेंड्स आए हुए थे तलवार के, क्या आज भी वहां पर वो लोग मौजूद हैं? जी नहीं, क्योंकि अंदर जाने दे नहीं रहे हैं, अंदर मीडिया तक को जाना की परमिशन नहीं है, और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये बात आई, यहाँ पर ये खबर आई थी कि शायद नहीं आ जाएंगी नुपुर तलवार, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, और अगर वो नहीं आती है तो फैसला सुनाया नहीं जा सकता है कानूनन। तो उस समय के बाद सिक्योरिटी हटा ली गई थी, लेकिन जैसे ही ये खबर वहां से जेल प्रशासन की तरफ से दी गई अदालत को कि अब वो दुरुस्त हैं, वो आएंगी अदालत में, और दोनों दोषियों को लेकर लाया जा रहा है यहाँ पर, तो उसके बाद अचानक फिर से सुरक्षा बहुत कड़ी हो गई थी। तो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, और ना अब तक उनके कोई रिलेटिव और परिवार के लोग दिखाई दिए हैं, लेकिन क्योंकि उनके कई वकील हैं, और हो सकता है कि वो फैसले का इंतजार उनके चैम्बर्स में कर रहे हों, सामने आकर वो मीडिया को के सामने ना आना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, तो ये जरूर मुमकिन है, लेकिन अब तक कोई इनका देखा नहीं गया है करीबी। बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए। सब लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। तो फांसी होगी या उम्र कैद, सवाल बरकरार है। जज साहब ने इस दौरान 1 घंटे का वक्त मांगा है, फैसला लिखा जाएगा, तब तक वो माइंड मेकअप करेंगे कि क्या सजा होनी चाहिए तलवार दंपति को अपनी ही बेटी आरुषि और हेमराज के कत्ल में। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तो बड़े फैसले पर हमारी नजर है। अब से ठीक करीब पौने घंटे बाद फैसला आ सकता है। गाजियाबाद की विशेष जज श्यामलाल जज के कोर्ट के अंदर फांसी होगी या उम्र कैद, बड़ा सवाल तलवार दंपत्ति के सामने मुंह भाई खड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की दलील हो चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ हमारे 2 सहयोगी रवि और आशीष दोनों वहां से मौजूद हैं, गाजियाबाद कोर्ट से मौजूद हैं। मैं कपूर साहब आपके पास आना चाहूंगी। सीबीआई ने अपनी तरफ से मैक्सिमम सजा मांगी है, बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें दी हैं, लेकिन कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कौन से होते हैं, और क्या ये केस इस कैटेगरी में फॉल करता है? देखिए, जहां जो कमीशन ऑफ मर्डर है वो अगर ग्रूसम हो, जिसको हम बोलते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल कम्प्रीहेंशन, आदमी ने जानबूझ के कुछ किया हो, और इस जैसे मान लो बॉडी के टुकड़े ही कर दिए गए हों, या ऐसी इंजरीज कॉज करी हों जिससे आदमी का जो अंदर का जुनून है वो बाहर आया हो, और उसने ऐसा, उसका पहला भी कंडक्ट रहा हो, या मान लो पहला कंडक्ट ना भी रहा हो, उस वारदात में उसने ऐसा कुछ किया जो कि आम आदमी जो रीजनेबल है, जैसा चाहे कई बार मर्डर होता है कि जैसे 4 एक्सेप्शन दी हुई हैं, उसमें भी मर्डर हो जाता है, लेकिन एक्सेप्शन में कवर कर लेते हैं। लेकिन हर एक केस में आपको पता है डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। डेथ पेनल्टी जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया जाता है, उसमें जो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि उसमें जो अभी आपने जो नैना वाला केस पढ़ा है, उसमें डेथ पेनल्टी देने के बाद भी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि उस केस के इफेक्ट्स कुछ इस केस से
देखने में ऐसे लगता है, अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो लगता है कुछ मिलते जुलते हैं तथ्यों को छोड़ के, तो उसमें लगता है कि जैसे उसमें डेथ पेनल्टी ना दे के लाइफ इम्प्रिजनमेंट की गई है, तो हो सकता है इसमें डेथ पेनल्टी का कोई ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं बनता है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, जज साहब के पास अभी ओपन ऑप्शन है, वो दोनों वकीलों ने अपने तथ्य दे दिए हैं कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए सीबीआई की तरफ से और डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए प्रोसिक्यूशन डिफेंस की तरफ से। तो मेरे ख्याल में अब जज साहब अपना माइंड देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कवर नहीं होता है। अब हम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी आते हैं, उसके बाद आशीष और रवि के पास चलेंगे। डॉक्टर कक्कड़, आपसे सवाल ये कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ये कहीं पर मैंने देखा है। ऐसे में जो ये केस है अपने आप में, आपको लगता है, चाहे वो राहुल हमारे साथ बैठे हों, बहुत सारे आरुषि के दोस्त से मेरी बात हुई, आरुषि अपने पेरेंट्स के बहुत करीब थी, तलवार फैमिली की बात हो, सब लोग ये कहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है, सीबीआई ने हमारे खिलाफ रचा है, हम दोषी नहीं हैं। मन मानने को तैयार नहीं है बहुत से लोगों का कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, डिनाइल में तो हम रहेंगे और हम रहते रहेंगे जब तक हमारे पास ऑप्शन है लड़ने का, और हम ये करते रहेंगे। पर अगर आप याद करेंगे, मैंने कल भी बोला था, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन और डिलीशन, हम तीनों चीजों से कहीं ना कहीं इसको यूज करते हैं, और यही चीज ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि ये लोग चीजों को जनरलाइज भी कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं। पर मैं इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सीबीआई की कॉन्शियंस इतनी खराब है, सब मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतनी बड़ी है, इतने सारे सीबीआई का एक आदमी ने नहीं इन्वेस्टिगेट किया होगा, उनको ऐसा तलवार के साथ ऐसा क्या उनको प्रॉब्लम था कि वो उनके इस हद तक चले जाएंगे कि वो चाहेंगे कि दीज पीपल आर कन्विक्टेड और सब कुछ हर तरह से, मतलब व्हाट आर दे गेनिंग आउट ऑफ इट? कोई कहता है कि इट्स अबाउट रेपुटेशन, इट इज अबाउट ईगो, इट इज अबाउट स्टेक। राहुल जी से बिल्कुल जवाब दूंगी, लेकिन इस दौरान हमारे दो सहयोगियों के पास जाना बहुत जरूरी है। आशीष, जिसने बहुत क्लोजली इस केस को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया, और रवि के पास। रवि, क्या सीबीआई के पास और कोई कामकाज नहीं बचा है कि तलवार दंपत्ति के पीछे पड़ जाएगी? और मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहूंगा फटाफट। आप देखिए, आप सोशली कितना बड़ा मैसेज गलत दे रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को मार सकते हैं। क्या सीबीआई की यहाँ तक कॉन्शियस नहीं है कि किस तरह का मास मैसेज जा रहा है लोगों के? ठीक है रवि। आंचल, देखिए, ये बात तो सही है कि अदालत फैसला सुना चुकी है, अपना उन्होंने मान लिया है कि दोषी हैं, तलवार दंपत्ति ने ही आरुषि का कत्ल किया था, और अब इसको हम और आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसको अदालती तरीके से ही जो पार्टी है वही हायर अदालत में जाकर इसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर अपने आप में है कि ये वही सीबीआई है जिसकी एक टीम ने, जिसके काबिल अफसरों ने क्लीन चिट देकर राजेश तलवार को बाकायदा जेल से बाहर निकलवाने का काम किया था। आखिर वो क्या ऐसी बिना थी जिसके आधार पर सीबीआई ने उस समय यह माना था कि राजेश तलवार हो ही नहीं सकते हैं आरुषि के कातिल, और अब एक और टीम सीबीआई की जो पूरे तौर पर मानती है कि राजेश तलवार ही कातिल हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल जरूर है, फैसला भले ही आ गया है, जो हमेशा जनमानस के दिमाग में और दिल में बने ही रहेंगे। ठीक है आशीष, आपसे भी जानना चाहेंगे, केस को बहुत नजदीकी से देखा है आपने। एक तरफ सीबीआई के वकील होते हैं और दूसरी तरफ पूरी बटालियन ऑफ लॉयर्स होती है तलवार के लिए। ऐसे में आपको लगता है कि सीबीआई जिस तरह से तलवार के, वंदना तलवार की अगर कल की बाइट सुनी जाए, कि तलवार दंपत्ति के पीछे पड़ी हुई है, क्या आपको ऐसा लगता है या जिरा सिर्फ कानूनी पेचीदगियों पर होती है? देखिए, यहाँ पे अगर हम अगर अदालत की बात करें तो जाहिर तौर पे यहाँ पे केवल मेरिट पे आर्गुमेंट होते हैं, भावनाओं की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उनको उम्र कैद भी दी जाती है तो 14 बसंत जिस लड़की ने देखे थे, ये इत्तेफाक कहेंगे आंचल की, जिस लड़की ने 14 बसंत देखे थे, 14 साल इनको भी देखने पड़ेंगे, लेकिन वो जो 14 बसंत होंगे वो जेल की काल कोठरी में इनको देखने पड़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई पीछे नहीं पड़ा है। जो भी एविडेंस थे, सीबीआई अगर पीछे पड़ी होती तो दिसंबर 2010 में वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं करती। वो अदालत थी जिसको लगा कि साक्ष्यों पर आधारित ही मामला चल सकता है, तो 2011 में सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसको चार्जशीट में तब्दील कर दिया, उसके बाद मामला इन्वेस्टिगेशन आगे चला, कई पेचीदगियों से होकर गुजरा है। और जो कल कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश, तो मुझे लगता है कि 204 पन्नों के फैसले में इसकी कहीं कमी रह गई कपूर साहब, क्योंकि राहुल को पूरा जवाब देना है, कमी रह गई कि मुझे लगता है जितना बॉज्ड अप ये केस इन्वेस्टिगेशन में रहा है, शायद ही इतिहास का कोई ऐसा केस रहा हो। इस पर तो इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए थी ना, कि किन अफसरों ने अपनी बेवकूफियां की हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करते हो तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने ऐसे एविडेंस को कलेक्ट करने से यहाँ तो किया नहीं, यहाँ अगर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी
वो दैट मे टेक सर्टेन टाइम, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि आइंदा देखिए एक बार जब सीबीआई के रुख की उठापटक रही हो, नोएडा पुलिस ने तो फ्री फॉर ऑल छोड़ दिया था, क्राइम सीन को सीज नहीं किया। तलवार दंपति का ये बहुत वाजिब सी दलील है कि भाई आप डॉग स्क्वाड को बुलाते, आप घर को सील करते, ये हमारा काम थोड़ी था, तो वो आप तलवार दंपति पे कैसे डाल देंगे? हाँ देखिए, जिस हिसाब से इमीडिएटली अगले दिन मिस्टर तलवार ने ये कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो मेरे ख्याल में ये पुलिस की बहुत बड़ी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है कि इमीडिएटली उनको वो प्रेमिसेस सारा सील कर देना चाहिए था, ताकि वो देखिए प्रेमिसेस ना सील करने की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज पुलिस को ही होती है, प्रोसिक्यूशन को ही होती है कि कम से कम जो एविडेंस आना चाहिए और जो तसल्ली बख्श होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और ये एक बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंस है। उसके लिए मेरे ख्याल में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अवश्य होनी चाहिए। नोएडा पुलिस के आला अफसरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक चढ़ा था ना राहुल, लेकिन फिर भी आइंदा के लिए एक सबक जाना चाहिए। आंचल, ये पूरे जो जिस तरीके से ट्रायल चला और आज एक जजमेंट आ गया, इसमें केवल मैं दो ही चीज कहूंगा कि सबसे पहली तो गलती तलवार दंपत्ति की ये थी कि वो सो रहे थे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि गलतियां कर रही थी यूपी पुलिस और सीबीआई, और उसका खामियाजा भुगत रहे थे तलवार दंपत्ति। यानी इन टोटलिटी में देखे इन सब की गलतियों की सजा जो है आज तलवार दंपत्ति को जो है जी। लेकिन सवाल यही है, अदालत फैसला सुना चुकी है, ऐसी कौन सी नींद थी जब बच्ची का कत्ल हो रहा था जो टूटी नहीं? हाँ, साउंड टेस्ट सीबीआई नहीं साउंड टेस्ट करके बताया था कि तलवार दंपत्ति की नींद खुल ही नहीं सकती थी उस समय। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज भी इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, दोषी करार दिया जा चुका है तलवार दंपत्ति को, सजा का ऐलान बस आधे घंटे में। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर पर हमारी नजर है।